गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड यू मस्ट बी ट्राइंग हार्ड फॉर योर स्टडीज। आप सब लोग जानते हैं कि आप जिन हालात में अभी फिलहाल हैं, ऐसा पहली बार हुआ, नॉट ओनली आपके लिए, हम सभी के लिए। तो सारे पढ़ाई के पैरामीटर्स, तरीके, सब कुछ बदल चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको जो चीजें पहले अच्छी लगती थी, अगर आप वहीं पर स्टिक रहेंगे तो व्हाट गोना हैपन इज लाइक कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और एक सर्टेन टाइम निकल जाएगा। आप में से बहुत ही सारे ऐसे बच्चे हैं जो एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, अच्छे हैं, अलग अलग तरह की ओलंपियाड एग्जाम्स में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है। आई नो देम पर्सनली। ठीक है, तो आप जो बरसों से इतनी अच्छी मेहनत कर रहे थे, आपने अभी जैसे 9th क्लास में आए हैं और आप 10th 11th क्लास तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लग गए थे। अब अगर ये आपने रिदम खो दी, ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा लॉस आपको हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आप ये सोचिए कि जैसे आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई बिल्डिंग बनती होगी, इसको आप देखते होंगे, तो उसको एक एक चीज बनाने में सालों लगने लग जाते हैं। वैसे ही आपका जो एकेडमिक लेवल अभी जहाँ तक आप आए हैं, वहां तक आप खुद जानते हो कि आप कितने सालों से उसकी मेहनत कर रहे थे। आप LKG UKG फर्स्ट क्लास से चीजों को सीख रहे थे। कितने रेगुलर आप स्कूल गए, तरह तरह की आपने एग्जाम्स दिए, फिर आपने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप गए, कुछ आप बहुत सारे बुक्स आप सॉल्व करते थे। तो वो आपके ड्रीम्स थे कि हाँ सर, मुझे आगे जाके IIT मेडिकल या कुछ, अगर आप साइंस इंजीनियरिंग किसी भी तरह की फील्ड में आप जाएंगे तो मेरा एक लेवल रहे। ठीक है, अब अगर आपने अपने आप को उसी तरह से नहीं रख पाए तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई नो यू यू गाइस आर वेरी सिंसियर सीरियस, तो बेटा ये चीज आपको बहुत तरीके से इसमें से निकलना है एक तरह से। ठीक है, ये कोई हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं है कि सर लॉकडाउन है, वी आर नॉट एबल टू गो टू द स्कूल, वी आर नॉट एबल टू गो टू द कोचिंग क्लासेस और नॉट। आप तो इनफैक्ट इसको एक पॉजिटिवली ये लीजिए कि हाँ सर, अब मेरे पास सेल्फ स्टडी का बहुत अच्छा खासा टाइम बन रहा है। तो जो मैं पहले ट्रेवलिंग टाइम रहता था मेरा, मैं स्कूल भी जाता था, जाती थी, स्कूल से आता थे, फिर कोचिंग जाते थे, कोचिंग में टाइम लगता था। अभी आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट ने सीरियसली इस चीज को लिया होगा, तो हो सकता है आगे आने वाले 2 या 3 महीने में वो अपनी 9th भी कंप्लीट कर लें और 10th भी कर लें। या आप 10th का सिलेबस साइमल्टेनियसली ले सकते हो। जैसे 9th से बोर हो गए आप, तो 10th का कोई एक टॉपिक देख लीजिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम है। और ऐसा आप तब कर पाओगे जब आपके पास उससे रिलेटेड कुछ बुक्स हों, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनलाइन चीजों में जाओगे ना, हर तरह की वीडियोस देखोगे, अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल्स पे आप जाओगे, किसी और स्कूल से भी आपके पास कुछ चीजें निकल के आ रही होंगी। तो इसमें बेटा एक चीज की दिक्कत आएगी आपको। आप इसमें गहराई से सोच के देखो कि पहली बात तो अधिकतर बच्चों के पास उस लेवल का नेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। आपने डेटा कंज्यूम कर लिया तो जो आपको चीजें देखनी थी वो नहीं देख पाया। ठीक बात। सेकंड, आपको और क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें कि आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है। थर्ड, आप फिजिकली भी अपने आप को उतना फिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है कि हम आपको ये चीजें ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं, बट स्कूल की सारी चीजें, हमारी सारी चीजें, कुछ और भी आप सब कुछ ऑनलाइन करने लगे तो पता लगा आपकी आंखें ही खराब हो गई। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, आप जस्ट जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये एक सिस्टम है जो मुझे आगे लेके जा सकता है, तो जस्ट फॉलो देम विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स। राइट? क्यों? क्योंकि जब आपका उनके साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है, वो आपके लिए सिंसियरली सीरियसली काम कर रहे हैं, तो फिर आगे सारी चीज बढ़िया हो जाएंगी। इससे आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे, फालतू की चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी, और फिजिकली और मेंटली आप टफ हो जाओगे। हमने इसके लिए स्मॉल ग्रुप्स आपके बनाए हुए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली वी विल सॉल्व यू आउट, वो बताएंगे ना हम आपको। इसीलिए हम भी बहुत ज्यादा भीड़ में अभी काम कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये सारे सिस्टम हमारे कुछ स्पेशल ओल्ड बच्चों के लिए थे जो एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, अच्छे हैं और आगे कुछ करना चाह रहे हैं। हम भी बेसिकली अभी फिलहाल ये क्लासेस उन लोगों के लिए दे रहे हैं। ठीक बात।
तो आई होप ये मेरा मैसेज आपको समझ में आ रहा होगा। मैं रेगुलरली आपकी चीज़ें देखता रहूँगा। हम प्रॉपर एक टीम बना के अलग अलग ग्रुप्स पे काम कर रहे हैं, तो आप कहीं भी इस तरह का कोई भी हेजिटेशन अपने अंदर नहीं रखिए कि सर मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। और अभी तो आपके पेरेंट्स भी लगभग आपके साथ ही होंगे, ठीक है। तो कुछ अगर ऐसा कुछ लगे तो जस्ट शेयर विद देम। मेंटली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोरोना कहाँ पहुंच गया है, उसका क्या हो गया, ये क्या हो गया। आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, घर पर हैं, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट बी रिलैक्स एंड स्टडी हार्ड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी स्टार्टिंग योर टॉपिक दैट इज मोशन। तो मोशन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो एक्चुअली फिजिक्स के अंदर आता है। आपकी साइंस की बुक है, साइंस में फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर आता है आपका मोशन, मैं उसकी रिगार्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया आपको दूं, तो ये जो मोशन चैप्टर है बेटा, ये आता है हमारा काइनेमेटिक्स के अंदर, और काइनेमेटिक्स आती है हमारी मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और मैकेनिक्स आती है फिजिक्स के अंदर। तो एक्चुअली फिजिक्स में अलग अलग कुछ ब्रांचेस होती है, उनमें ये पार्ट डिवाइड किए गए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको फिर यही समझाऊंगा कि सर हाँ मैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारा जो एक एज ए होल एक सब टॉपिक के रूप में बना, वो बना हमारा मैकेनिक्स। अब आप कहेंगे सर ये मैकेनिक्स क्या होती है। तो बेटा मैकेनिक्स को मैं आपको समझाऊं, या अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें मैकेनिक्स की तो आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with motion of objects. The branch of physics which deals with motion of objects in everyday life is called mechanics. सब बात आप समझ गए कि जिसमें मोशन से रिलेटेड बात हो रही होगी, ऐसी फिजिक्स को हम कहेंगे मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है, ये एक्चुअली पूरी फिजिक्स की एक जड़ होती है, एक फाउंडेशन होता है। और अधिकतर बच्चों को जब प्रॉब्लम आती है ना, वो मैकेनिक्स में आती है। जो जब हम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट समझने लग जाते हैं, हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने लग जाते हैं ना, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे अरे सर मेरी फिजिक्स तो बहुत ईजी है सर, मुझे आती है। क्यों? क्योंकि आपकी मैकेनिक्स बहुत अच्छी है। आप जानते हैं कि कब, किधर, किस डायरेक्शन में आपको फोर्सेस लगाने हैं, कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से इन चीजों को उठा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया मैकेनिक्स, वो आपने नोट कर लिया होगा। अब फर्दर मैकेनिक्स को डिवाइड कैसे कर सकता हूं मैं, वो मैं आपको बेटा यहाँ पर बताऊंगा। तो मैंने पहले डाल दिया कि NICS मैकेनिक्स, पेन ऐसा ही है थोड़ा सा, बट आई होप कि मैंने क्या लिखा वो आपको समझ में आया। मैकेनिक्स। अब मैं मैकेनिक्स को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिक्स को मैंने डिवाइड किया काइनेमेटिक्स के अंदर। एक पार्ट हो गया इसका काइनेमेटिक्स, एक हो गया इसका डायनामिक्स, राइट। और दूसरा एक थर्ड पार्ट हो गया इसका स्टैटिक्स। कि सर आपने बताया कि जब मोशन से रिलेटेड स्टडी होगी सर, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें मोशन से रिलेटेड स्टडी होगी, वो आई मैकेनिक्स। और फर्दर जो मैकेनिक्स को जो बांटा गया बेटा, वो बांटा गया काइनेमेटिक्स के अंदर, डायनामिक्स के अंदर और स्टैटिक्स के अंदर, ठीक है। मैं एक एक आपको फिर से ये अलग अलग से समझाता हूँ। तो पहला आया हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है जिससे मिलके बना होता है। उसमें एक वर्ड आता है काइना, काइनेमा, ठीक है। KINEMA, ये ग्रीक वर्ड है काइनेमा। इसका मतलब होता है कि मोशन से रिलेटेड बनता है। काइना का मतलब हुआ एक तरह से कि जिसमें हम मोशन को स्टडी कर रहे हो, राइट। इसको आप लिखना चाहें तो मैं आपको नोट करा देता हूं, आप लिख लीजिए। काइनेमेटिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड काइनेमा, काइनेमा मीनिंग मोशन, ठीक है। तो काइनेमा का मतलब हुआ मोशन। तो काइनेमेटिक्स के अंदर जो हम पढ़ रहे होंगे वो एक्चुअली मोशन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। बट इसमें डायनामिक्स का मतलब भी लगभग वैसा ही होता है, तो उसमें भी मोशन ही आती है, स्टैटिक्स में रेस्ट में आती है। तो और फिर काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता होगा, सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सोच पा रहे? चलिए मैं बताता हूँ। तो काइनेमेटिक्स के अंदर आप लिख सकते हैं, इन काइनेमेटिक्स
In kinematics we study about the motion, without taking into account the cause of motion, without taking into account the cause of motion. हम मोशन को तो इसमें स्टडी करेंगे, बट एक्चुअली ये मोशन किस वजह से हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके कॉजेस को लेके हम स्टडी नहीं कर रहे होंगे। बट आप सब लोग जानते हैं कि मोशन किस वजह से होता है, यानी कि सर मोशन होता है फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उस चीज को हम देखेंगे बेटा डायनामिक्स के अंदर, राइट। तो अभी आपका ये काइनेमेटिक्स के अंदर ही ये वाला टॉपिक आने वाला होगा। इसके अंदर हम मोशन को करेंगे और मोशन में हमें ये चीज नहीं देखेंगे कि वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इन मोशन वी विल बी नॉट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। ओके, अब नेक्स्ट लीजिए आप डायनामिक्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप डायनामिक्स। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है और ये इसमें डायनामिक्स में जो ग्रीक वर्ड लिया है वो लिया है डायना। इसको आप लिखना चाहें, मैं चलो आपको लिखा देता हूँ। डायनामिक्स विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनामा, DYNA। डायनामिक्स which is derived from the Greek word dynama and its meaning is power। डायनामा का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो in this also we will be studying about the motion, by taking into account the cause of motion, इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम स्टडी कर रहे होंगे। और कॉज ऑफ मोशन होता है बेटा फोर्स। गेटिंग माय पॉइंट? कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स, ठीक। तो काइनेमेटिक्स हो गया कि सर इसमें मोशन विदाउट कॉज और इसमें मोशन विद कॉज। इसमें फोर्सेस को एक तरह से हम देखेंगे किस वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम जस्ट एक मोशन को देख रहे होंगे कि मोशन का एक कार है, इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, हम जस्ट ये मानेंगे 20 मीटर पर सेकंड से क्यों चल गई वो। अब इसने क्या क्या पैरामीटर्स देखे, जबकि अगर डायनामिक्स देख रहे होंगे तो हम देख रहे होंगे क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, क्या चल रही है। ओके, तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। स्टैटिक्स नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक्स क्या कहेंगे बेटा। स्टैटिक्स में आप लिख सकते हो स्टैटिक्स डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। स्टैटिक्स के अंदर आप डाल सकते हो डील्स विद बॉडीज एट रेस्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। तो ये मैंने आपको मैकेनिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस बताई थी, जिसमें हमने काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स हमने देखी है। और ये चैप्टर रिलेटेड है बेटा आपका, ये वाला है काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। और इसमें कुछ हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, हम लेते हैं तो इसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट नाम से पता लग रहा है कि ऐसे बहुत एक पॉइंट जैसे कोई एक छोटी सी चीज, ठीक है। इसमें डेफिनेशन अगर मैं आपको बनाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स साइज इज वेरी स्मॉल, as compared to the distance traveled by it, in the given time interval। अगर जो पॉइंट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर उसकी साइज जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है उसके हिसाब से बहुत छोटी है तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। मैं बस और ट्रक को भी पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकता हूं,
देखो मैं बीच में थोड़ा सा ब्रज आपको इंटरप्ट करूंगा। आपको बेटा क्या करना है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट्स के आप अलग अलग 2 रजिस्टर्स बनाइए। एक आपका होमवर्क रजिस्टर, एक आपका क्लास वर्क रजिस्टर। तो जो भी हम आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं वो आप चलाएंगे, उसमें आप पॉज करना है पॉज कर लें, लिख लें सारी चीज़ें, नोट्स आप बना लें। और जो दूसरा होमवर्क रहेगा उसमें हम आपको, जो हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम आपको असाइनमेंट, कंसेप्ट बिल्डिंग शीट, वर्कशीट, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम आपको भेजेंगे, वो आपको उसके अंदर सॉल्व करनी है। इससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपकी सिस्टमेटिक होगी। ठीक है, अब जब ये सिस्टमेटिक आपकी हो चुकी हैं चीज़ें, तो जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप इतने पैनिक नहीं होंगे, आपने सारी चीज़ें बनाए रखी होंगी, कहीं भी उसमें कुछ 19-20 चीज़ें कि कहीं दोबारा करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको प्रॉपर वे में और जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये नहीं कि तुम कथा के जैसे बस उसे सुनते जा रहे हो, आपको इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे हम क्लास में नोट करते थे वैसे ही नोट करनी है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का सर ने क्या बताया कि सर कोई बहुत छोटी साइज हो कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो उसको मैं सर क्या ले सकता हूँ कि सर मैं उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल ए बस ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसे कि सर ये कोई बस है, ठीक है, ये बहुत इतनी बड़ी है, बट अगर ये इतनी बड़ी डिस्टेंस चलेगी सर, अगर ये बस कितने कुछ मीटर्स में होती होगी, अब अगर ये 100 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये साइज बहुत छोटी है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए कार ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर कैन बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी साइज और डिस्टेंस ट्रेवल्ड में बहुत बड़ा गैप है, तो डेफिनेटली उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है। तो एक्चुअली काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिकली जो आपके टॉपिक्स होंगे, और अब इसको मैं न्यूमेरिकल्स या उस अप्रोच को आपको बताऊं, ये तो रही हमारी कंसेप्चुअल बात। बट आप जब इसके किसी भी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप स्कूल लेवल की चीजें पढ़ रहे होंगे, तो एक्चुअली इस टॉपिक में आप उन सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसीडर कर रहे होंगे, नहीं तो फिर आप इसकी डायनामिक्स के अंदर घुस जाएंगे कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि अगर कोई फोर्स आप लगा रहे हैं तो फोर्स तो फिर इस जगह पर एक अलग इम्पैक्ट डाल सकता है और इस जगह पर अलग इम्पैक्ट डाल सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कोई ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हुआ, अब मैं यहाँ पर कोई फोर्स लगाऊं या यहाँ पर लगाऊं या यहाँ पर लगाऊं, तो तीनों ही केसेस में इसके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे। तो फिर आप इसकी डायनामिक्स के अंदर घुस गए। काइनेमेटिक्स में हम सीधा सीधा क्या करेंगे, हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे कि सर वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो आपने जो लगाया है फिर वो उसी डायरेक्शन में से जा रहा होगा। तो बेसिकली आप जो क्वेश्चंस देखने वाले हो उन सब में आप इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, बट मैंने आपको ये समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट। ओके, तो रेफरेंस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, ए फिक्स पॉइंट or a fixed object with respect to which the given body changes its position. A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as reference point. तो रेफरेंस पॉइंट वो आपका एक तरह से बेटा ओरिजिन पर हो सकता है, कि जैसे कि मैंने सर एक फिक्स पॉइंट मान लिया, मैंने ऑब्जर्वर को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, इसके रेफरेंस में वो चीजें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदल रही होंगी सर, उस हिसाब से मैं इसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लूंगा। ओके, बहुत अच्छा, आपकी समझ में आ रहा है, थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बेसिकली आपको अभी मोटी मोटी एवरेज चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूँ, और धीरे धीरे हम टुवर्ड्स दी पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं कि आपको इसमें कैसे पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी, क्या डेफिनेशन होती थी, वो हम सब चीजें समझ रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट अब आपको जाना पहचाना लगना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट हम एक कोई फिक्स पॉइंट मानेंगे, एक वहां पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फिक्स करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके बाकी के पैरामीटर्स, पोजीशंस कैसे बदल रही होंगी। ठीक बात कि सर बहुत अच्छी बात, अब समझ में आ रहा है हमारे धीरे धीरे कि आपने हमें बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो इसके अंदर हम मोशन की स्टडी करेंगे। रेस्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, रेस्ट को डिफाइन कैसे करेंगे आप सोचिए। तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के हिसाब से ना बदले,
किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से, तब हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। कैसे कि सर मैंने ये मान लिया आपका ये रेफरेंस पॉइंट ये है और यहाँ पर एक कार खड़ी हुई है, ओके। अब इस कार की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 10 मीटर, ठीक। तो ये 10 मीटर की जो डिस्टेंस है, अब आप इसे टाइम t इज इक्वल टू 0 को देखोगे तब भी वही रहे, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड कुछ भी आप बढ़ाते रहे, दिस पोजीशन इज नॉट चेंजिंग with respect to time, with respect to this reference point, then this object is said to be in rest. अगर आप लिखना चाहें मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा देता हूँ। A body is said to be at rest, लिख लीजिए, a body is said to be at rest if it does not change its position, if it does not change its position with respect to the reference point, with respect to the reference point। तो reference point के हिसाब से इसकी पोजीशन नहीं बदलेगी with the passage of time, ओके। आप कहें कि सर हमारी जो बिल्डिंग है वो रेस्ट में है, हमारा घर रेस्ट में है, या फॉर एग्जांपल जैसे कि कहें कि एम्प्राइज एकेडमी रेस्ट, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि सर वो वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। बट एक्चुअली इसमें रेफरेंस पॉइंट फिक्स करना जरूरी है, जैसे कि एम्प्राइज एकेडमी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। जब ग्राउंड आपने रेफरेंस पॉइंट बना दिया ना, तब वो रेस्ट में है। नहीं तो सोच के देखो, लेट्स से समबॉडी सिटिंग ऑन द मून, अगर वो चंद्रमा से देख रहा होगा तो अर्थ चल रही है, उसके हिसाब से फिर तो ये बिल्डिंग भी चल रही होगी, तो कैसे आप मोशन रेस्ट में कह सकते हो? नो। या और मैं एक एग्जांपल लूं आपको, आप जब अपने स्कूल जाते हो तो जो बस में बैठ के आप जाते हो, ठीक है, दैट बस इज मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड, तो आपको ऐसा लगता है जो रास्ते में पेड़ पड़ते हैं कि वो चलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, हो रहा है ना। तो वो फिर आपके अकॉर्डिंगली क्या हो रहे हैं, वो रेस्ट में नहीं, आपके हिसाब से वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिस्टेंस है वो आपके हिसाब से टाइम के साथ साथ बदल रही है, पहले ज्यादा थी फिर कम हुई फिर वो 0 हो गई, इसका मतलब वो मोशन में आ गया। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटीज? रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज रेस्ट में भी हो सकती है, कोई भी चीज मोशन में हो सकती है, डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। We cannot talk about rest and motion without fixing the observer। ये लाइन स्टार डाल के आप लिख लीजिए, We cannot talk about rest and motion without fixing the observer। ऑब्जर्वर जब तक फिक्स नहीं कर दो, आपको ये कहना पड़ेगा सर किसके रेस्पेक्ट में। जब आप वो फिक्स कर दोगे कि हाँ सर इसके रेस्पेक्ट में है, तब आप कह पाओगे कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। दोनों के दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं। कभी भी कोई भी चीज मोशन में हो सकती है, कोई भी चीज रेस्ट में हो सकती है, डिपेंड करेगा। समझ रहे मेरी बात को? चलिए मैं एक और आपको रेस्ट लिखा दिया तो मैं आपको मोशन भी समझा देता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोशन, ठीक है। इसमें आप लिख लीजिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to the surroundings with passage of time। जब कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन बदलेगा टाइम के हिसाब से विद पासेज ऑफ टाइम, तो उसको आपको क्या कहना पड़ेगा बेटा? मोशन में कहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो ग्राउंड के हिसाब से वो मोशन में है। कोई आप रेफरेंस पॉइंट बना लीजिए, उसके हिसाब से भी वो मोशन में ही आपको लगेगी। लेकिन अगर जो लेट्स से यू आर सिटिंग इन दैट कार, और आपके हिसाब से फिर वो कार किसमें, फिर आपके हिसाब से वो रेस्ट में रहेगी। वही जो मूविंग कार है वो आपके हिसाब से रेस्ट में है अगर आप उसी कार के अंदर बैठे हुए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो मैंने आपको ये भी समझा दिया कि रेस्ट एंड मोशन दोनों के दोनों रिलेटिव क्वांटिटीज हैं, ठीक है। तो रेस्ट है तो उसमें तो बात ही आप क्या करेंगे, आप वो तो सारे पैरामीटर्स में ही खत्म हो गए। तो अब हम इसमें मोशन को लेके स्टडी कर रहे होंगे
कि जब कोई चीज मोशन में हो रही होगी। ठीक है, तो अब आप इसमें हेडिंग डालिए terms related to the kinematics, terms related to kinematics। अब हम kinematics जो हमारा इमोशन चैप्टर है ये पढ़ने वाले हैं, तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी। तो पहली बात, तो जब कोई चीज मोशन में होगी तो बेटा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होगी, राइट, डिस्टेंस। सर कोई चीज मोशन में होगी तो ये डिस्टेंस कवर कर रही होगी। अब डिस्टेंस क्या होगी, सोचो सोचो सोचो, डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे आप, लिखिए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, is the actual path length covered by a moving body irrespective to the direction in which body travels। The distance traveled by a body is the actual path length covered। इससे कोई मतलब नहीं हम किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर पर हैं, ठीक है, अब आप अपने घर से 3 किलोमीटर यहाँ आए, आप कहाँ पर, गोवर्धन चौराहे पर, ठीक। फिर आप वहां से आपने क्या किया कि आप 1 किलोमीटर गए किधर, हाईवे प्लाजा की तरफ, ठीक। और फिर वापस आपने इधर एक रास्ता पकड़ा और वहां आए आप 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे कोई डिस्टेंस कह रहा होता तो आप ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, इससे कहीं कुछ मतलब नहीं है आपका डायरेक्शन से। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, कि सर अगर मैं इसे ओ कह दूं, इसे ए कह दूं, इसे बी कह दूं, इसे सी कह दूं, तो आप कहेंगे सर दिस इज ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। सर ये 3, ये +1 और ये +3, सॉरी ये +3, तो ये हो गया 7 किलोमीटर। सर जो डिस्टेंस आएगी वो 7 किलोमीटर आएगी, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा, वो मैं फिर से समझाऊंगा, बट अगर कुछ आप ज़्यादा ही एडवांस जा रहे हो तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा होता बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता, ये सिर्फ ये वाली डिस्टेंस आती, ठीक है। और वो कितनी आ रही है न्यूमेरिकली, सॉल्व करके देखो, मैं आंसर बताता हूँ आपको। अगर समझ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अभी डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा ना 0 से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा आपका 1, ठीक है, क्योंकि 3 इधर गए और 3 उधर आए, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, सिर्फ 1, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप पहले डिस्टेंस पे फोकस कीजिए। तो डिस्टेंस इज एक्चुअल, सर जैसे जैसे जहां जाएगा सर मैं उसको ऐड करता जाऊंगा, तो मैं इस तरह से उसका आंसर सर बता सकता हूँ, ठीक बात। अब आप ये सोचिए कुछ और इसमें बात करें कि क्या किसी मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस 0 हो सकती है, नो। तो अगर कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए विच स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट, उसमें आपको ये देना पड़ेगा कि दैट, ये पॉइंट आप स्टार डाल के लिख भी सकते हैं, फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, अब आपको ये चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट इज मीटर, एसआई यूनिट इसकी डिस्टेंस की होती है, वो मीटर होती है, ठीक बात, समझ में आ रहा है।
ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट डालिए फिर आप क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि कैसे कहेंगे हम। चलो पहले मैं समझाऊं, जैसे आपको उसी चीज के हिसाब से समझाते हैं कि पिछले एग्जाम्पल में जब आप अपने घर से इधर आए थे, आप गोवर्धन चौराहे की तरफ 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप गए थे 1 किलोमीटर हाईवे प्लाजा की तरफ, and then you went 3 kilometer in this direction। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, इसमें आप लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो फिक्स पॉइंट क्या थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट। तो इनिशियल सर हम यहाँ थे, फाइनल सर हम यहाँ पर पहुंच गए, इन दोनों के बीच की सर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है सर वो ये है, ठीक है। और ये है 1 किलोमीटर। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसी सेम उस पाथ के लिए डिस्टेंस अलग आई और डिस्प्लेसमेंट आपका अलग आया। तो ये मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि आप हाईवे प्लाजा और इधर गए, आपको बेटा एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम साउथ। और ये सब लोग जानते हैं क्योंकि स्कूल में बताया होता है हमें कि नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है तो साउथ उसके नीचे हो गया। कंफ्यूज थोड़े से आप यहाँ पे हो जाते हो, इसको आप याद रखिएगा। इधर आता है हमारा ईस्ट और इधर आता है वेस्ट। मैं आपको इसकी याद करने की थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ। देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के डायरेक्शन में, क्लॉक के डायरेक्शन में आप स्पेलिंग याद रखो न्यू, NEW, न्यू। क्यों? क्योंकि एन तो आपका ऊपर आ ही जाता है सबसे पहले, ये तो सबको याद रहता ही है। तो उसकी स्पेलिंग फिर NE, फिर ये बच्चा कौन सा W, तो ये W इधर आ जाएगा। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे अगर क्वेश्चंस रहे कि ए मैन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वो आपको समझ में आए, ठीक है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको लूं कि फॉर एग्जांपल ए मैन ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पे आया, एंड ही इज गोइंग 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने इस डायरेक्शन में बना दिया। अगर पहले नॉर्थ कह रहा होता तो मैं इसे ऊपर बना रहा होता। देन ही इज गोइंग 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये पॉइंट बी पे आ गया। नॉर्थ ऊपर होता है इसलिए मैं इसे ऊपर लेके गया। नाउ फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि सर डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस इज एक्चुअली सर 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू सर 7 किलोमीटर। वो जैसे जैसे गया सर मैं ऐड कर दूंगा। डिस्प्लेसमेंट सर इनिशियल और फाइनल के बीच की सर डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो सर और इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल की तरफ होता है। तो अगर डायरेक्शन वाइज में बात करूँ आपको, तो फिर आप उसे ऐसे बता सकते हो इस डायरेक्शन में, और ये है। तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये आपको निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे आप जानते हैं, पाइथागोरस में आप लगा देंगे। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो एक्चुअली इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, दिस विल बी 5 किलोमीटर। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहां तक आपने ये नोट कर लिया होगा।
इसमें आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन तो लिखाई दी थी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। नेक्स्ट आप लिखिए डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर होती है। एंड फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये भी आप मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव थी, जबकि फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको भी मेंशन करके चलें दैट फॉर ए मूविंग पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक बात, लिख लिया आप सब लोगों ने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे जैसे मैंने कहा था कि आपको अलग अलग रजिस्टर्स बनाने हैं, प्रॉपरली क्लासेस फॉलो करनी है, और दिमाग में कहीं कोई फर्दर अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, आगे क्या करना है, कैसे होना है, तो तुम तो चिल मारो यार, ठीक है ना। आप जो इस उम्र में जो चीज कर सकते हो ना, सिर्फ वही कीजिए। तो प्रॉपर आप नींद लीजिए, टाइम टू टाइम होमवर्क कीजिए, और 5 to 6 आवर्स एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश कीजिए। देन आई कैन गारंटी यू कि जो आपका लेवल है ना, वो बिल्कुल एक अलग लेवल पर चला जाएगा, यू विल राइज, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।